Hello dear students, welcome back to my channel Concepts and Compounds. So today in this video we continue our chemical kinetics class 12th series. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक सब देख लिया था, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है. एक ऐसा रिएक्शन है ना जो कि आपको देखने में तो लगेगा कि वो हायर ऑर्डर रिएक्शन है ना, जैसे कि सेकंड ऑर्डर या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है. ठीक है, समझ में आ गया. आपको ऐसा रिएक्शन को देख के लगेगा कि ये हाई ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड है ना, थर्ड है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, तो देखो यहाँ पे होता क्या है ना, ऐसा क्यों होता है कि कोई हायर ऑर्डर रिएक्शन है जो कि आपको फील हो रही, मतलब उसका जब आप रिएक्शन निकालोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे, तो वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आएगा. तो ऐसा तब होता है जब किसी एक रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इन लार्ज एक्सेस सो दैट इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स नियरली कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन. वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, किसी एक रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो काफी एक्सेस में होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो क्या हो जाएगा, नियरली कांस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट द रिएक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और ये आपके बोर्ड्स में कई बार से क्वेश्चन पूछा भी गया है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर वाला. तो ये आपने ईस्टर लिया, दिस इज योर ईस्टर, इसका हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस. ठीक है, इन एसिडिक मीडियम. यहाँ पे H प्लस का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम. जब इसका ईस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो एसिडिक मीडियम में, तो हमें क्या मिलता है, एसिड एंड एल्कोहल. ओके, तो एक्चुअल में देखो तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है ना, वो आपको दो रिएक्टर दिख रहे हैं, पहला तो ईस्टर हो गया, दूसरा वाटर हो गया. इन दोनों पे एक्चुअल में जो ऑर्डर है वो डिपेंड करेगा. लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. अब अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इस ईस्टर के कॉन्सेंट्रेशन पे. ठीक है, जिसको कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन. अगर वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है ना, तो वाटर जब एज अ सॉल्वेंट होगा तो वो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा रेट हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. और हमारा जो रिएक्शन है वो किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को. ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है कुछ, उसके बाद रिएक्शन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ वाटर. ठीक है, ये सारे रिएक्शंस के नेम आपको याद होने चाहिए. आपसे कभी भी वाइवा में पूछा जा सकता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई एग्जांपल दीजिए, तो आप यहाँ पे इजिली ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हो. और अगर एक्सप्लेन करना है तो आप पहला एग्जांपल अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम वाला. ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है. तो इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, आर्हेनियस इक्वेशन. ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे 10 डिग्री सेल्सियस, if you increase the temperature of a chemical reaction by 10 डिग्री सेल्सियस, उस केस में जो रेट कांस्टेंट है ना दैट इज के, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट डबल. कब होगी, जब आप टेम्परेचर कितना इंक्रीज करोगे, 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो ये आर्हेनियस इक्वेशन है. आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था जिसमें दिस इज योर रेट कांस्टेंट, ये आपका एक फैक्टर हो जाएगा. दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए इज अवर एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो ई है ना, ए, इस ए को हम लोग आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये तीनों नाम से आप कुछ भी इनको बुला सकते हो. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रिएक्शन लेंगे. ठीक है, देखो हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन कराएंगे, जैसे H2 प्लस I2. ठीक है, तो उससे ये रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ना, पहले क्या बनाएगा कि इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट में आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो दिस इज ए बॉन्ड ब्रेकिंग. ये वाला जो है ना बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. और ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है
ये क्या हो रहा है, फॉर्म। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं एक इंटरमीडिएट में, सिंगल इंटरमीडिएट में। और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, HI, यानी कि यहाँ पे हमें 2HI ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, देखो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए आ, आ, जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है ना, तो बीच में उसको एक इंटरमीडिएट मिलता है। अभी इस प्रीवियस रिएक्शन में देखा है ना, HI प्लस H2 प्लस I2, तो दोनों के बीच में एक हमें क्या मिला था, इंटरमीडिएट। तो वो इंटरमीडिएट को अचीव करने के लिए, है ना, वो इंटरमीडिएट फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं रिएक्शन में, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखो एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के बाद हमारा ये बन जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिर धीरे डिकम्पोज होने लगेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल। तो बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ने क्या बोला है, सिंपली इनका कहना क्या है, ये आप देखो साथ साथ नोट्स में चल रहा है, प्लस जितने भी प्लॉट्स हैं इसमें ना, एक्टिवेशन एनर्जी का प्लॉट्स और जो बोल्ट्जमैन का जो प्लॉट है, ये आप पूरा प्लॉट अपनी कॉपी में पूरा ड्रॉ करोगे, एग्जाम में ये आते हैं, है ना। ऐसा मत समझना कि ये बुक के लास्ट के 2-3 पेजेस में दिया है तो उससे क्वेश्चन पुट अप नहीं हो सकते। ठीक है, लास्ट टॉपिक दिस योर बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल। तो बुक्स बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ने क्या बताया है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, किसी भी रिएक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जैसे मान लो किसी रिएक्शन में, लेट अस कंसिडर, अगर हम लोग को एग्जांपल कंसिडर करते हैं, तो देखो जैसे एट टी टेम्परेचर रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, दिस गिव राइज टू प्रोडक्ट सी। अब ये जो रिएक्टेंट ए है ना, इसका कुछ मॉलिक्यूल्स और बी के कुछ मॉलिक्यूल्स, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर T1। उसके बाद हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे T2। यहाँ कंडीशन क्या है, T2 ज्यादा है किससे, T1 से। अब ये जो A है B है, दोनों को मिक्स किया। ठीक है, अब देखो जो T2 है ये टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो आप देखोगे कि जो हमारा ग्राफ पहले इस तरीके से आ रहा था कि इतने मॉलिक्यूल्स हमारे कोलाइड कर रहे थे और क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। ये था आपका टेम्परेचर T1 पे, दिस शुड बी कैपिटल, टेम्परेचर आपका ये टेम्परेचर T2। ठीक है, तो जब इनिशियली आप देखोगे ना, तो ये इस केस में जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस केस में आपका इतना ग्राफ गया। ठीक है, अब देखो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो आपको दिखेगा कि जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि कोलाइड करके क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे, ये प्रोडक्ट, अभी वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसी को उन्होंने क्या किया, प्लॉट्स के थ्रू समझाया था कि जब व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, द मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टू द हायर एनर्जी वैल्यू। देखो ये हमारा टेम्परेचर इधर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा जो मैक्सिमा है ना, ये देखो इसका मैक्सिमा हो गया, इसका मैक्सिमा यहाँ हो गया, तो जो मैक्सिमम है ना कर्व का, वो शिफ्ट करेगा हायर एनर्जी वैल्यू की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो एक ये फैक्टर है, अभी हम लोगों ने देखा था ना एक इक्वेशन, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये जो फैक्टर है आपका ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये क्या बताता है कि इतनी मतलब कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वही क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी करेंगे। ठीक है, साथ साथ में ये सारे इक्वेशन सब लिखते चलिएगा। ये आपका इक्वेशन है फाइनल, ये बोल्ट्जमैन जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी।
बोलते हैं नेक्स्ट वन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये तो हमारा हो गया एक बेसिक क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग टेम्परेचर्स पे पुट करके एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो मान लो टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 है, तो ln K1 इज इक्वल टू ये पूरा फॉर्मूला ln K2 इज इक्वल टू दिस। ओके, तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है, T1 और T2 एंड K1 एंड K2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा log ऑफ K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R एंड T2 माइनस T1 अपॉन डिवाइडेड बाई T2 इंटू T1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी प्रीवियस ईयर खोलोगे ना, लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस पुट अप हुए थे स्पेसिफिकली इस टॉपिक से। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, लेकिन कोई केमिकल चेंज एक्चुअल में जो केमिकल चेंज है वो नहीं कर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है, ये किसी भी सब्सटेंस की कोई मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है ना, उनके रेट को बढ़ाएगा, लेकिन उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं लाएगा। उसी का एक अपोजिट वर्ड है आपका इनहिबिटर। इनहिबिट करके करते हैं ये रिएक्शन के रेट को रिड्यूस करते हैं। तो आपको कैटलिस्ट और इनहिबिटर दोनों याद रखना होगा। कैटलिस्ट क्या करता है, इनहेंस करता है, और इनहिबिटर क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी भी रिएक्शन को अगर आप कराते हो तो ये आपका कैटलिस्ट के साथ है। अब देखो ये गैपिंग देखो ना, ये जो ग्रीन से मार्क है, ये आपका क्या है, गैपिंग है। इतने एनर्जी में चाहिए कब, जब आप रिएक्शन को कराओगे कैटलिस्ट के साथ। लेकिन अब आप रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं ऐड किए तो आपको इतना एनर्जी चाहिए था। ठीक है, तो कौन सा एफिशिएंट है, कैटलिस्ट वाला या फिर विदाउट कैटलिस्ट वाला? कैटलिस्ट वाला एफिशिएंट है क्योंकि इसमें आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होता है ना, देखो जैसे कि आपने रिएक्शन कराया ए और बी, है ना, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब जरूरत तो नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल्स टकराए सारे के सारे क्या बनाए, प्रोडक्ट ही बना ले। ठीक है, तो ऐसा कोलिजन है ना, ऐसा कोलिजन जो कि क्या करता है, या फिर एक ऐसा प्रॉपर ओरिएंटेशन कह सकते हैं जो कि किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज के बॉन्डिंग को ब्रेक होने और बनने में हेल्प करता है। ठीक है, और ऐसा होगा तो उस कोलिजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन तो हर मॉलिक्यूल कर रहा है, लेकिन क्या वो इतने इफेक्टिवली कर पा रहा है? ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है ना इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए, वो है आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। दो चीजें हैं इसमें, तो दोनों आपको याद रखना होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे देखो हमने एग्जाम्पल लिया है, CH3 Br है, उस पर जो है आपका OH नेगेटिव। यहाँ पे देखिए दो तरीके से रिएक्शन हो सकता है, या तो ये दोनों एज इट, ये अगर फ्रंटल अटैक कर रहा है तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्शन, निगेटिव इस पे भी है और निगेटिव यहाँ भी है, तो ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। जिससे ही बैक साइड अटैक करेगा, ये पूरा जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, ये जो पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये क्या हो जाएगी, पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो COH OH and then Br. Okay. Now the last topic of the chapter is drawbacks of collision theory. तो देखो अभी आपके क्लास के लेवल पे ना इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, लेकिन जिसको अभी हम बताएंगे तो आपको चीज़ें उतनी क्लैरिफाई नहीं हो पाएंगी। तो कोलिजन थ्योरी का भी कुछ ड्रॉबैक्स है। ये क्या करते हैं, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर मान के करते हैं। ठीक है, हार्ड स्फीयर अगर मान लोगे तो वो रोटेट नहीं करेगा, है ना, प्लस सिमेट्री नहीं शो करेगा, पत्थर तो नहीं है। ठीक है, एंड इग्नोर द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, मतलब आप उनके चेहरे को देखे होगे, उनके पैर